अमन नायरा को लेकर गली से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक लोहे की भारी रॉड सामने से किसी ने उसके सिर पर दे मारी। वहाँ एक तेज़ आवाज़ हुई और अमन के सिर से खून बहने लगा। उसके हाथ से नायरा का हाथ भी छूट गया और वो सीधा नीचे गिर गया। नायरा की जान ही हलक में आ गई। उसने सामने देखा तो अपने हाथ में एक खून से सनी रॉड लेकर जैन खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बहुत हो गया तुम्हारा हीरो बनने का ड्रामा, वो गुस्से में बोला और अमन की पीठ पर उसी रॉड से जोरदार वार किया। अमन दर्द से बुरी तरह चिल्लाया। उसकी चीख से नायरा ने अपना होश संभाला। अमन नहीं, वो चिल्ला पड़ी। जैन उसे फिर से मारने वाला था पर तभी नायरा ने उस रॉड को कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो। अमन अमन नायरा ने उस खून से सने रॉड को कसकर पकड़ा हुआ था पर उसे अमन के लिए ऐसा चिल्लाता देखकर जैन की नज़र उस पर ठहर गई। उसने एक हाथ से नायरा को झटके से पलट दिया और अपनी बाह से उसकी गर्दन दबोच ली। छोड़ो। वो छूटने की कोशिश करने लगी, ज़ोर ज़ोर से उसके हाथ पर मारने लगी पर उसकी ताकत के सामने नायरा की एक नहीं चली। अमन को तो इतनी ज़्यादा चोट आई थी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। नायरा बेबी, तुम्हारा ये रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे चेहरे की ये तड़प तुम्हें और सुंदर बना रही है। वो अपने गाल को उसके गाल से छूते हुए बोला, पर यह तड़प सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए थी, तो इसके लिए क्यों? उसने गुस्से में आकर फिर से अमन के पैर पर जोर से वो रॉड दे मारी। अमन फिर एक बार जोर से चिल्ला पड़ा। नहीं। नायरा भी जोर से चीख पड़ी और जोर जोर से रोने लगी पर जैन ने उसे कसकर पकड़े रखा। अमन अमन पर अमन के होश खोने से लगे थे क्योंकि उसके सिर से खून बहता जा रहा था। उसके सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। अमन खुद इतना जख्मी होने के बावजूद अमन नायरा को रोता देखकर दर्द से कराते हुए बोला, नायरा भागो, यहाँ से भाग जाओ। तभी जैन ने जोर से उसके पेट पर लात मारी जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। नहीं नहीं अमन, वो रोने लगी। हिम्मत कैसे हुई मेरी नायरा का नाम अपनी घटिया जुबान पर लाने की? इसका नाम सिर्फ मैं ले सकता हूँ। उसने फिर से वो रॉड कसकर पकड़ ली। नायरा को ये समझते देर नहीं लगी कि वो उस रॉड से फिर से एक बार अमन के सिर पर मारने वाला था। इस बार अमन उसका ये वार नहीं सह पाता। जैसे ही जैन ने अमन पर हमला किया, नायरा किसी तरह उसके हाथ से छूट गई और अमन को अपने बदन से ढक दिया। वो जानती थी कि अब उसे बहुत चोट लगने वाली है पर जैन ने सही समय पर खुद का हाथ रोक लिया। वो रोड ठीक उसकी पीठ के पास आकर रुकी। नायरा ने एक नज़र अमन की हालत देखी और फिर पलटकर जैन को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा भी था। तुमने आज सारी हदें पार कर दी है जैन। मैं कभी अपने दोस्तों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। वो उठकर खड़ी हो गई। इसीलिए कहा था कि चुपचाप मेरे साथ। जैन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नायरा ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी इस हरकत से जैन के होश ही उड़ गए। बस अब तुम्हारा डर यही ख़त्म होता है। सबको बता देना चाहते हो ना कि आज से 5 साल पहले उस रात को क्या हुआ था? जाओ जाओ, जाकर बता दो। सब बताना, एक एक डिटेल, कुछ भी मत छोड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी शादी टूट जाएगी, पर वो तो वैसे भी टूटने ही वाली थी। वेदांत के परिवार की बदनामी होती है तो होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत डरा लिया तुमने और बहुत घबरा लिया मैंने। जाओ और सबको सच बता दो, फिर वही सच मैं पुलिस को बताऊंगी। अपने हिसाब से तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। वो रोते हुए चिल्लाकर बोली। अचानक से उसके अंदर जो हिम्मत आई थी उसे देखकर जैन हैरान हो गया। तुमने मेरे साथ जो किया उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं पूरी तरह से बेकसूर हूँ, इसीलिए अब मैं नहीं डरूंगी। आज तुमने मेरे एक दोस्त को चोट पहुँचाई है, कल किसी और को पहुँचाओगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जाओ और जाकर बता दो। ये बताना चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से सोई थी? ठीक है, जाओ बता दो। जब तक मेरे दोस्त और मेरा प्यार मेरे साथ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। इसीलिए तुम्हें जो करना है कर लो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि इस बार मैं भी अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगी। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। उसने जैन की आंखों में आंखें डालकर कहा। ये कहकर वो वापस अमन के पास बैठ गई। अमन अमन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगी
पर तभी जैन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने चालाकी से अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली और पीछे से आकर सीधा नायरा की गर्दन में घोंपकर उसे इंजेक्ट कर दी। नायरा की एक दर्द भरी आह अमन ने भी सुनी। जैन ने वो सिरिंज खींचकर बाहर निकाली और उसी के साथ नायरा का सिर घूमने लगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें हर हाल में पाकर रहूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नायरा एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर गई, ठीक अमन के चेहरे के सामने। अमन बेबस हाल में बस उसे देखता रहा। उसने नायरा को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया, पर तभी जैन ने नायरा को उठा लिया। उसने उसे गोद में उठाया और अमन को लात मारकर दूर कर दिया। नायरा का हाथ उसके हाथ से छूट गया और उसका सुंदर सा ब्रेसलेट निकलकर अमन के हाथ में रह गया। अमन बेबस होकर ज़मीन पर गिरा रहा। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे और देखते ही देखते वो बंद हो गई। वर्तमान समय अमन उस रात की सारी हकीकत सबको बता चुका था, जिसे सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वेदांत, आरव, आर्यन और रुद्र की आंखों में तो गुस्से और घृणा की झलक थी। जैन के बारे में जो कुछ भी अमन ने बताया था वो उनके दिलों को जैसे जला गया था। नायरा की मुश्किलों और दर्द को जानकर उनका खून खौल रहा था, पर रेखा जी बुरी तरह टूट गई। वो रोते हुए एकदम से ज़मीन पर बैठ गई। ये देखकर नीता जी और लड़कियां उन्हें संभालने लगी। रेखा जी संभालिए खुद को। नीता जी ने जैसे ही कहा, रेखा जी और बुरी तरह रोने लगी। मेरी बच्ची। उनका आक्रोश देखकर सभी के दिल पसीज गए। आखिर मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है? क्यों भगवान उसी की ज़िंदगी के साथ खेल खेल रहा है? क्यों? मेरी बच्ची की क्या गलती है? नीता जी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो उनका दर्द महसूस कर पा रही थी। वो हैवान मेरी फूल सी बच्ची को अपने साथ ले गया। पता नहीं उसने मेरी बेटी के साथ। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंकिता जी भी बुरी तरह रो रही थी। ये हमने क्या कर दिया? आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। सब हमारी आंखों के सामने था और हम कैसे नहीं देख पाए? मैं उसका डर, उसका दर्द कैसे नहीं देख पाया? रुद्र ने जोर से गुस्से में दीवार पर पंच दे मारा, क्योंकि तुम सबकी आंखों पर नफरत और घमंड की पट्टी पड़ गई थी। माया उठकर गुस्से में उन चारों की तरफ आई। मैंने कहा था ना तुमसे कि उसके पास ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी, पर तुम अपने दुख में ऐसे खो गए कि उसका दुख नज़रअंदाज कर बैठे। माया रोने लगी। काव्या और शिवानी भी उनके पास आई। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? शिवानी भी उनसे नाराज़ लग रही थी, पर काव्या सीधा वेदांत के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो इस वक्त बदहवास हो गया था। मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि नायरा ने अपने दिल की बात दिल में रखकर गलत किया, पर तुमने उसका साथ छोड़कर और भी गलत कर दिया, खासकर तब जब तुमने वादा किया था कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। काव्या ने बस इतना कहा और रेखा जी को संभालने चली गई, पर वेदांत की आंखों से आंसू गिरने लगे। चारों दोस्त बुरी तरह टूट गए थे। तभी अमन उनके पास आया। उसने अपनी जेब से कोई चीज़ निकाली और उनके सबके सामने मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर जो चीज़ थी उसे देखते ही सबकी आंखें बड़ी हो गई। वो नायरा का सुंदर सा ब्रेसलेट था, जिसमें वो रेड जेम शान से चमक रहा था। उसे देखते ही सब आगे आ गए। कुछ भी करके उसे वापस ले आओ। अब तुम चारों ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। अमन ने नम आंखों से उन सबसे कहा। वेदांत ने कांपते हुए हाथ से उसकी हथेली पर मौजूद उस ब्रेसलेट को उठा लिया। जय रजावत, उसने दांत पीसते हुए जैसे ही उसका नाम लिया, बाकी तीनों की मुट्ठियां भी भींच गई। उन्होंने अपने आंसू काबू किए और वेदांत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। अब नायरा की आंखों से बहे एक एक आंसू का हिसाब होगा। वेदांत गुस्से में गुर्राते हुए बोला। उसके तीनों दोस्त उसके साथ खड़े थे। सबकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। वेदांत ने नायरा का ब्रेसलेट कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया और वो चारों तेजी से बाहर भागे। वेदांत, रुको, रुक जाओ सब। मनीष जी ने उन सबको रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो सब नहीं रुके। जिस तरह वो चारों गए थे, उन्हें देखकर
मनीष जी और मीनाक्षी जी बहुत परेशान हो गए। अमन के चेहरे पर एक हल्का सा सुकून था, पर नायरा के लिए चिंता छुपा नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद एक तेज कार जैन की आलीशान आर्ट गैलरी के सामने आकर रुकी। उसके टायर्स की तेज आवाज सुनकर आसपास से गुजरते लोग भी घबरा गए। तभी वेदांत, आर्यन, आरव और रुद्र चारों गाड़ी से बाहर निकल तेजी से गैलरी के दरवाजे तक आ पहुंचे। रुकिए रुकिए सर, गार्ड्स जैसे ही उन्हें रोकने आगे आए, पर सबसे आगे बढ़ते वेदांत ने उन्हें जोर से धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। पर जैसे ही वो सब उठकर वापस उसे रोकने बढ़े, पीछे से आते तीनों ने उन्हें मार मार कर साइड कर दिया और अंदर भागे। तब तक वेदांत अंदर पहुंच चुका था। उसे देखते ही अंदर मौजूद कुछ गार्ड्स उसे रोकने आगे आए। जैन, जैन बाहर निकल। वो जैसे ही चिल्लाने लगा, सबका ध्यान उसकी ओर मुड़ गया। अंदर कई सारे रिपोर्टर्स लाइव कवरेज कर रहे थे। वो भी हैरानी से उसे देखने लगे। तभी गार्ड्स ने उसे आकर पकड़ लिया। ये देखकर कई कैमराज उनकी ओर मुड़ गए। रुकिए रुकिए सर, उन्होंने वेदांत के दोनों हाथ पकड़ लिए। छोड़ो मुझे। जैन बाहर निकल, बाहर निकल। वो गार्ड्स उसे खींचकर बाहर ले जाने लगे, पर तभी तीनों दोस्त वहां आ पहुंचे और उन्होंने उन गार्ड्स को वेदांत से दूर कर दिया। छोड़ो छोड़ो उसे। चारों दोस्त आपे से बाहर हो गए। इस वजह से वहां हाथापाई शुरू हो गई। उन चार जाने माने चेहरों को कौन नहीं जानता था, इसीलिए सब लाइव रिकॉर्ड किया जाने लगा कि कैसे वो चारों गैलरी के गार्ड्स को बुरी तरह पीट रहे थे। कहाँ है वो जैन? रजावत कहाँ है? रुद्र एक गार्ड को पकड़कर बुरी तरह पीटते हुए पूछने लगा। तभी मैनेजर दौड़ता हुआ आया। जैन कहाँ है? बुलाओ उसे। जब वो वहाँ आया तो चारों तरफ और चारों की जुबान से उसे यही सवाल सुनाई देने लगा। चारों उन सबको पीटते हुए यही सवाल पूछ रहे थे। चारों ने मिलकर म्यूजियम में सब कुछ तोड़ डाला, पेंटिंग्स को गिराया, मूर्तियों को तोड़ा और शोकेस में रखी हुई अनमोल चीज़ों को तहस नहस कर दिया। साथ ही उनकी आंखों से बहते आंसू और चीखों में दर्द की झलक हर कोई देख पा रहा था। उन्हें देखने भर से समझ गए थे कि इस सब की कोई बहुत बड़ी वजह है। रुद्र ने एक दीवार पर लगे बड़े चित्र को पूरी ताकत से गिरा दिया, जिससे वो फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया। जैन कहाँ है? आर्यन गुस्से में चीखा, जबकि आरव ने एक और पेंटिंग को जोर से नीचे गिरा दिया। उन सबका गुस्सा इस हद तक था कि उसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। उनका गुस्सा देखकर वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैनेजर अपने साथ जो गार्ड्स लाया था, वो सब डरकर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। म्यूजियम के अंदर हर चीज़ टूट रही थी और उन चारों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी मैनेजर जोर से चिल्ला पड़ा, रुक जाइए सर, जैन सर यहाँ नहीं है। वो यहाँ तो क्या, इंडिया में ही नहीं है। ये सुनते ही चारों एकदम से रुक गए। उन्होंने पलटकर देखा, हाँ, वो इंडिया में है ही नहीं। जब उसने फिर से कहा तो रुद्र भागकर उसके पास आया। क्या कहा तूने? उसने सीधा उसकी कॉलर पकड़ ली। ये देखते ही गार्ड्स जैसे ही उसके पास आने लगे, आर्यन बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने बस अपनी गुस्सैल नज़रों से उन्हें देखा। उसकी वो गुस्से से भरी आंखें देखकर वो सब अपने आप पीछे हटने लगे। रुद्र ने मैनेजर की गिरेबान को पकड़कर पूछा और बोला, वो इंडिया में नहीं है तो कहाँ है? पता नहीं, एक हफ्ते पहले गए थे। बस बताया था कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर सबकी सांसें भारी हो गए। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। रुद्र ने दो पल सोचा और उसे पीछे धकेल दिया। उसका गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने जब मुड़कर सबकी तरफ देखा तो वो सब भी उसी हालत में थे, जैसे ना तो उनका गुस्सा कम हुआ था और ना ही बेचैनी। बर्फीले पहाड़ों के बीच मौजूद एक शानदार विला का माहौल ठंडा और डरावना था। तेज ठंडी हवा की आवाज़ बाहर से आ रही थी, लेकिन अंदर का सन्नाटा कानों में चुभ रहा था। विला के एक अंधेरे कमरे में नायरा बेड पर हेडबोर्ड की दूसरी साइड सिर किए बेहोश पड़ी थी। उसका सिर बेड से नीचे लटक रहा था और शरीर बेड पर था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला, जिससे हल्की रोशनी अंदर आई। जैन कमरे में दाखिल हुआ था।
शर्ट की स्लीव्स आधे में फोल्ड, हाथ में शराब का गिलास और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लिए वो अपना एक हाथ जेब में डालकर अंदर दाखिल हुआ। जैन जैसे ही बेड के पास आया, वहां पड़ी नायरा को देखकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने ग्लास में बाकी शराब को एक घूंट में पी लिया और उस ग्लास को जोर से ज़मीन पर पटक दिया। उसके टूटने की तेज़ आवाज़ से नायरा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। उसे देखते ही जैन की आंखें चमक उठी। नायरा धीरे धीरे होश में आने लगी, पर उसे अपना सिर भारी और शरीर कमज़ोर महसूस हो रहा था। वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसने जैसे ही अपनी गर्दन को हिलाने की कोशिश की, उसे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि इस बार उसकी गर्दन पर सिर्फ एक नहीं, सिरिंजेस के कई सारे निशान बने थे। शायद बार बार उसकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट किया गया था। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की तो उसे अपने ठीक सामने जैन खड़ा धुंधला नजर आया। आखिरकार तुम जाग ही गई नायरा बेबी। नायरा उसे देखते ही डर से सहम गई, पर चाहकर भी हिल नहीं पाई। तभी वो अपने एक घुटने पर बैठा और उसकी गर्दन को अपने हाथ से सहारा देकर ऊपर किया। तभी उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जाने दो, वो कांपती और धीमी आवाज़ में बोली। जाने दो? क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया नायरा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें मेरी बनना ही होगा। वो नायरा की तरफ झुकने लगा, लेकिन नायरा दूर हटने की कोशिश करने लगी। ये देखकर वो मुस्कुरा पड़ा। तुम्हारी ये ज़िद ही तो मुझे तुम्हारी तरफ और ज़्यादा खींचती है, लेकिन ये ज़िद अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब तुम्हें ये ज़िद छोड़नी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। नायरा गुस्से में बोली। तुम चाहे जो कर लो, तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर जैन के चेहरे पर तंज भरी हंसी आ गई। अगर ऐसा है तो तुम तब तक यही रहोगी जब तक तुम्हारी ये अकड़ टूट नहीं जाती। उसने पास ही मौजूद एक ट्रे को खींच लिया। उसने जैसे ही उसमें मौजूद सिरिंज और दवाई की शीशी को उठाया, नायरा डर के मारे कांपने लगी। नहीं नहीं जैन, ऐसा मत करो प्लीज़, नो। वो रोती रही और वहाँ से उठने की कोशिश करने लगी, पर जैन ने सिरिंज को उस दवाई से भर लिया। नहीं नहीं जैन, डोंट वरी नायरा, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और शायद तुम्हारा दिमाग भी सही जगह पर आ जाए। वो नायरा के हाथ को अपनी ओर खींचते हुए बोला। छोड़ दो मुझे जैन, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। वो रोने लगी, पर खुद को बचाने के लिए कुछ ना कर सकी। वो दर्द से चीख उठी, क्योंकि जैन ने उसका हाथ पकड़कर उसमें वो दवाई इंजेक्ट कर दी। वो बुरी तरह रोने लगी। उसने उस सिरिंज को निकालकर वापस ट्रे में पटक दिया और उठकर उसके पास बैठ गया। उसने नायरा की गर्दन को पकड़कर उसे उठाया और कसकर अपने सीने से लगा लिया। कोई बात नहीं नायरा, जल्दी ही सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो ये सब अभी भी रुक सकता है। वो उसके बाल सहलाते हुए कहता रहा, पर धीरे धीरे नायरा की सिसकियां भी बंद हो गई। उसका सिर पीछे की ओर गिर गया। उसे फिर से बेहोशी की हालत में ज़्यादा देखकर जैन उठा। उसने धीरे से उसे उठाया और बेड पर ठीक से लेटा दिया। तुम समझ नहीं सकती कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे लिए मैं मौत को हराकर वापस आया हूँ नायरा। इतनी आसानी से कैसे तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हें मेरा बनना ही होगा, हर कीमत पर। जैन ने उसके बालों को संवारते हुए कहा। उसने उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ा दी और कमरे से बाहर निकल गया। नायरा की आंखें बंद थी, पर बावजूद इसके उसकी बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे। 2 दिन बाद सारे दोस्त नायरा की तलाश में जुट चुके थे। अमन की ओर से रुद्र ने जैन पर जान से मारने की कोशिश और किडनैपिंग के चार्जेस पर वारंट इशू कर लिया था। पुलिस उसे तलाश कर रही थी। आर्यन, रुद्र और वेदांत भी अपनी अपनी ओर से उसे तलाश कर रहे थे, पर उनके हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो नायरा को कहाँ लेकर गया होगा। शाम के वक्त चारों दोस्त एक साथ बैठे थे। वेदांत के चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिश्रण था। उसका दिल धड़क रहा था और उसकी आंखों में जो तूफान था वो कभी शांत होने वाला नहीं था।
नायरा के बिना उसकी दुनिया सूनी थी और अब वो उसे ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा, वेदांत ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा और आंखों में एक जिद। आरव और आर्यन ने उसकी तरफ देखा और दोनों ने सिर हिलाया। हम तुम्हारे साथ हैं वेदांत, आरव ने कहा। हम किसी भी हालत में नायरा को ढूंढ कर रहेंगे, वेदांत ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जैन को जो करना था उसने किया, अब मुझे नायरा को वापस लाना है। हम सब इसमें साथ हैं, आरव ने कहा। तभी रुद्र वहां आ पहुंचा। वो जब आया उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसने आकर जैसे ही खुद को सोफे पर फेंक दिया। क्या हुआ, कुछ पता चला, आर्यन ने पूछा, जिस पर एक गहरी सांस अंदर भरते हुए उसने ना में सिर हिलाया। तभी आरव उसके चेहरे की परेशानी भांपते हुए बोला, क्या बात है रुद्र? वो आर्ट गैलरी वाला वीडियो, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, वो बोला। क्या हुआ? 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, उसने जैसे ही कहा सबकी आंखें फैल गई। आरव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी सस्पेंशन मिला है। हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब करने के लिए उन्होंने मुझे 1 महीने का सस्पेंशन ऑर्डर दिया है। क्या? आर्यन एकदम से बोला, जिस पर आरव ने हाँ में सिर हिलाया। अगर रुद्र सस्पेंड हो गया तो हम नायरा को ढूंढेंगे कैसे? आरव बोला, पर इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नायरा को ढूंढना बंद नहीं करेंगे। वैसे भी जितना पता करना था मैंने किया। 1 हफ्ते पहले से लेकर अब तक की सारी पैसेंजर रिपोर्ट्स चेक की। जैन का नाम कहीं नहीं मिला। रुद्र की बात सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके मैनेजर ने तो बताया था कि उसने झूठ कहा होगा। वेदांत आर्यन की बात काटकर बोला। उसकी बात से सब सहमत थे, पर अगर वो देश से बाहर नहीं गया तो गया कहाँ? हो ना हो वो यहीं इंडिया में होगा। मुझे तो बस नायरा की चिंता हो रही है, कहीं वो उसे कुछ। रुद्र कहते कहते रुक गया। उसकी बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर डर ने घर कर लिया। तभी आरव बोल पड़ा, वो उसे कुछ नहीं करेगा। वो सुनकर सबने उसकी ओर देखा। जितना मैंने उस घटिया आदमी के बारे में सुना है, मैं इतना तो जान गया हूँ कि ही इज़ अ टोटली ऑब्सेस्ड विद नायरा। पहले उसने भी नायरा के साथ जो किया वो इसी वजह से किया ताकि वो उसे हासिल कर सके, और वो अभी भी यही चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकलने के बाद उसे ढूंढते हुए इस तरह यहाँ नहीं चला आता। एक बात तो साफ है कि उसे नायरा चाहिए, और वो भी जिंदा। वो बस किसी भी तरह उसे अपने पास रखना चाहता है, और इसी के लिए उसने उसे किडनैप किया है। सब उसकी बात से सहमत थे, पर सवाल फिर भी वही है आरव की, वो नायरा को किडनैप करके कहाँ ले गया? रुद्र बोला, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें उसके बारे में सब पता करना होगा। वेदांत बोला, पर उसके नाम और काम के अलावा हम में से कोई कुछ नहीं जानता। आर्यन ने कहा, इसमें शायद तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ। किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उन्होंने पलटकर देखा। पीछे अपने हाथ में एक बड़ी सी फाइल लिए अमन खड़ा था। उसे देखते ही सबकी आंखें चमक उठी। अमन सबके साथ बैठा था। आज उसकी हालत कुछ ठीक लग रही थी। इतने सालों में मैं अपनी बहन को तलाश कर रहा था, इसीलिए मैंने जैन के बारे में भी काफ़ी कुछ पता किया था। उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका काम, दोस्त, प्रॉपर्टी, आना जाना, खाना पीना, मैंने सबके बारे में पता किया था। अमन की बातें सुनकर सबकी आंखों में एक नई उम्मीद जगी थी। जब मुझे पता चला कि वो यहाँ आया है, मैं तब से उस पर नज़र रखते हुए आया था। इस फाइल के अंदर उसकी यहाँ इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिटेल्स है। मुझे लगता है कि अगर किस्मत ने हमारा साथ दिया तो हमें नायरा इन्हीं में से किसी जगह मिल सकती है। ये सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। पर तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? आरव ने पूछा। हम डॉक्टर्स हैं, हमारे एथिक्स अपने पेशेंट्स के लिए होते हैं, जैन जैसे घटिया लोगों के लिए नहीं। उसकी बात से सब सहमत थे। तो शुरू करें? अमन ने जैसे ही पूछा, आर्यन ने एकदम से उसके हाथ से वो मोटी सी फाइल ले ली और उसे खोलने लगा। नेकी और पूछ उसने फाइल को खोला और उसमें मौजूद डॉक्यूमेंट्स सब में बांट दिए। उसी के साथ वो सब जैन की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से चेक करने लगे।
काफ़ी देर तक माथा खपाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। तभी वेदांत की नज़र एक प्रॉपर्टी के पेपर्स पर गई। उसने तुरंत उन्हें उठाया और पढ़ने लगा। अमन, ये प्रॉपर्टी तो देहरादून में ही है। उसने जैसे ही कहा सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब उसने यहाँ पर अपनी आर्ट गैलरी का इनॉग्रेशन किया तब अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो देहरादून पहली बार आया है। आर्यन ने कहा, लेकिन उसने ये भी तो कहा था ना कि वो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। शायद अभी खरीदी हो, आरव ने पूछा। वेदांत ने कुछ पल गौर से कुछ सोचा और फिर एकदम से बोला, गाइस, मैं समझ गया। बस कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ ढूंढो जिन्हें उसने हाल ही में खरीदा हो। वो खुद तुरंत उन पेपर्स को ढूंढने लगा। तभी सबको भी उसकी बात समझ में आ गई और वो भी उसकी मदद करने लगे। वो सब तुरंत ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ को ढूंढने लगे जो जैन ने हाल ही में खरीदी हो। तभी आर्यन को एक कागज़ मिला जिसे वो गौर से पढ़ने लगा। गाइस, ये देखो। उसने सारे कागज़ दूर हटा दिए और उसे सबके सामने रखा। ये प्रॉपर्टी तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लगती? इसकी लोकेशन और डेट देखो। सब उसे गौर से देखने लगे। इस लोकेशन में तो साल के 12 ही महीने बर्फ़ होती है। यहाँ विला कैसे है? आर्यन बोला, ऐसी माउंटेन रेंजेस में विला जहाँ दूर दूर तक बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं। तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगता? आर्यन ने पूछा। इसने इस विला को खरीदा भी उस दिन जिस दिन नायरा और वेदांत की शादी थी। आरव बोला, लगता है कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी में हुआ है। पेपर वर्क से पता चलता है। वेदांत बोला, अमन, ये सब आखिर तुम्हें मिला कहाँ से? रुद्र ने फिर से पूछा। पैसा फेंको तो वफादार से वफादार आदमी अपना ईमान बेचने को तैयार हो जाता है। अमन ने जैसे ही कहा वो सब समझ गए। लेकिन जिस सोर्स से ये सब मिला उसे भी जैन के बारे में कुछ पता नहीं। जैन सच में बहुत शातिर है। मुझे लगता है कि हमें एक बार इस जगह जाकर देखना चाहिए। आर्यन बोला, पर अगर नायरा वहाँ नहीं हुई तो? रुद्र बोला, और अगर हुई तो? आरव ने तुरंत जवाब में कहा, मैं वहाँ जाने की तैयारी करता हूँ। बिना तैयारी के वहाँ जाना पागलपन होगा। वेदांत उठकर खड़ा हो गया। मैं भी साथ चलूँगा। अमन ने तुरंत कहा, अमन, तुम अभी ठीक नहीं हो। हम तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकते। वहाँ खतरा हो सकता है। आर्यन बोला, फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर नायरा के ज़रा भी काम आ सकूँ तो शायद मेरे दिल से ये बोझ उतर जाए कि मैंने उसे गलत समझा था। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। आरव ने कहा, प्लीज़ आरव, लेट मी हेल्प। उसने आंखों में ही सब पर ऐसा जादू किया कि कोई उसे मना ही नहीं कर पाया। जैन का विला, आधी रात। विला के बार में बैठा जैन शराब पी रहा था। उसकी आंखें नशे में डूबी हुई थी, बावजूद इसके साफ बयान कर रही थी कि वो किसी गहरी सोच में है। उसने अपना ग्लास नीचे रखा और किसी को कॉल किया। क्या उसने कुछ खाया? सर, उसे अभी तक होश नहीं आया है। मेड ने जगाने की कोशिश की पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये सुनते ही उसकी आंखें एकदम से खुल गई। लगने लगा जैसे उसका सारा नशा एक झटके में उतर गया हो। उसने जल्दी से फ़ोन काटा और अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए नायरा के कमरे की ओर बढ़ा। वो सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बेड पर नायरा अभी भी बेहोश पड़ी थी, लेकिन इस वक्त वो उस हालत में नहीं थी। जैन उसे छोड़कर गया था। ब्लैंकेट किसी और तरफ गिरी पड़ी थी। नायरा के हाथ कहीं और थे और पैर कहीं और। उसकी सांसें धीमी चल रही थी और चेहरा कमज़ोरी के निशानों से भरा हुआ था। उसे देखते ही जैन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। वो दौड़कर नायरा के पास आया और उसे उठाकर ठीक से लेटाया। नायरा, नायरा उठो। उसने उसे जगाने की कोशिश की पर वो आंखें नहीं खोल रही थी। ये देखकर उसने पास ही रखा पानी का ग्लास उठाया और उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर नायरा के चेहरे पर डाला। उसी के साथ उसकी आंखों में हलचल हुई। नायरा, नायरा, आंखें खोलो अपनी। जैन ने उसे अपने एक हाथ से सहारा देकर ऊपर उठाया और उसके बाल संवारे। नायरा कराहते हुए होश में आने लगी। नायरा, पानी पियो।
पानी पी लो। जैन ने उसे पानी पिलाया। उसी के साथ नायरा को थोड़ी राहत की सांस आई, पर उसकी नज़रें जैन पर पड़ते ही वो डर से कांपने लगी। जैन, मुझे जाने दो प्लीज़, वो एकदम धीमी आवाज़ में बोली। तुम्हें दूर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना जीना मुमकिन नहीं है, क्यों नहीं समझती तुम? वो बोला। नायरा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में नफ़रत और कमज़ोरी का मिश्रण था। उसने तुरंत ही वो पानी का ग्लास दूर धकेल दिया। ये कैसा प्यार है तुम्हारा, जिसने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए क्या क्या कर चुका हूँ? तुम मेरी हो नायरा, सिर्फ मेरी। उसने नायरा को कसकर अपने सीने से लगा लिया, पर उसके ऐसा करते ही नायरा उसे दूर धकेलने लगी। डर और कमज़ोरी के बावजूद उसने उसे खुद से दूर कर दिया। दूर दूर रहो मुझसे। वो बेड से नीचे उतरने ही वाली थी कि जैन ने उसका पैर पकड़कर उसे वापस खींच लिया। वो बेड पर मुंह के बल गिरी। जैन ने उसे पलटा और उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और उसके ऊपर आ गया। नायरा छटपटाने लगी, पर उसने उसके हाथों पर अपनी पकड़ और ज़्यादा कस ली। छोड़ो मुझे जैन, तुम ये सब करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। वो रोते हुए बोली। क्या हासिल नहीं कर पाऊंगा तुम्हें? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें पाने के लिए किस किस हद से गुजर सकता हूँ। जैन की आंखों में एकदम से पागलपन उतर आया। उसकी वो भयानक आंखें देखकर नायरा का बदन डर से कांपने लगा। अगर तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे फिर से वही सब दोहराना पड़े, तो मैं वो भी करने से पीछे हटने वाला नहीं। उसने जैसे ही कहा, नायरा की धड़कन एकदम से तेज़ हो गई। एक झटके में 5 साल पहले का हर दर्द और दुख उसकी आंखों के सामने गुजर गया। तभी जैन उसके करीब आया। याद रखो कि मैं ये सब कभी नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। उसने ज़बरदस्ती करते हुए नायरा की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। उसी के साथ नायरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। छोड़ो छोड़ो जैन। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जैन की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा ना सकी। तभी एकदम से उसकी आंखें बदल गई। वो अचानक से शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू ठहर गए और वो थकी हुई आवाज़ में बोली, ठीक है जैन, कर लो जो करना है। तुम मेरा शरीर ले सकते हो, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं। जैन उसके शब्द सुनकर सन्न रह गया। वो एकदम से रुका और पीछे हट गया। उसकी आंखों में गुस्से और असमंजस का तूफान उठने लगा। तुम्हारा दिल भी मेरा होगा और जिस्म भी। नायरा, मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से भी प्यार करता हूँ। तुम मेरी हो पूरी तरह। वो गुस्से में बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल तो बहुत पहले ही किसी और का हो गया था, और वो इंसान वेदांत है। मैं वेदांत से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से करती रहूँगी। शायद वेदांत के बारे में सोचने भर से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो जैन को जवाब दे पा रही थी, पर उसके जवाबों से जैन का गुस्सा बढ़ने लगा। तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना, ये लो। मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेदांत ने मुझे एहसास कराया है कि उसके लिए मेरा दिल मायने रखता है, मेरा ये बदन नहीं। उसे सिर्फ मेरा दिल चाहिए, और ये दिल हमेशा उसी का रहेगा। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ जो चमक थी, उसे देखकर जैन की पकड़ अपने आप नायरा की कलाइयों पर से छूट गई। वो उठकर पीछे हुआ, पर बावजूद इसके नायरा नहीं हिली। पीछे क्यों हट रहे हो? आओ आओ और अपनी हर मुराद पूरी कर लो, वो सारी भी जो 5 साल पहले अधूरी रह गई थी। लेकिन एक बात याद रखना जैन, बावजूद इस सब के तुम कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। 7 जन्म ऐसे ही तड़पते रहोगे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि मुझ पर सिर्फ अब वेदांत का हक है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर जैन एकदम से चुप हो गया। वो बेड पर से नीचे उतर गया और किसी गहरी सोच में डूब सा गया।
तुम्हारा दिल मेरा नहीं हो सकता, हाँ? उसने नायरा की ओर देखकर पूछा। अगर दिल मेरा नहीं हो सकता तो क्या हुआ? मैं तुम्हें तब तक यहाँ रखूँगा जब तक तुम खुद खुद गिव इन नहीं कर देती। मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम्हारा ये प्यार तुम्हें मेरे सामने झुकने से बचाता है। देखते हैं कि जीत किसकी होती है, तुम्हारे प्यार की या मेरी चाहत की। उसने पास पड़े मेज पर हाथ मारा और एक सिरिंज उठा ली। इस बार नायरा ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जैन उसके पास बैठा और सर्द आवाज़ में उसके हाथ में ड्रग्स इंजेक्ट करते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकता तो किसी और को तुम्हें पाने का मौका भी नहीं दूंगा। यही तो फ़र्क है तुम में और उसमें। तुम मुझे पाना चाहती हो और वो मुझे कभी खोना नहीं चाहता। धीरे धीरे नायरा की आवाज़ धीमे हो गई और वो बेहोश होने लगी। जैन उसे देखता रहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून साफ झलक रहा था। सो जाओ नायरा, क्योंकि अब जब तुम जागोगी तो तुम्हारी किस्मत में वही होगा जो मैं तय करूँगा। वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया। अंधेरा कमरे में फिर से फैल गया और नायरा बेहोश पड़ी रही। वहीं दूसरी ओर सारे दोस्त उसके पास आने की तैयारी कर चुके थे। इस वक्त वो सारे परिवार के सामने खड़े उनसे विदा ले रहे थे। रेखा जी आगे आई और उन सबके सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखें इस वक्त नम थी। तुम सब मेरी बेटी को वापस लाओगे ना? उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। हमें लगता है कि नायरा वही है आंटी, आर्यन बोला। अगर नायरा वहाँ नहीं भी हुई तो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर वापस हम ले आएंगे, रुद्र ने कहा। इस बार हम उसे कुछ नहीं होने देंगे आंटी, आरव बोला। मैं वादा करता हूँ नायरा को वापस लाए बिना खुद भी वापस नहीं आऊँगा। वेदांत उनके हाथ पर अपना हाथ लेकर बोला। ये सुनकर सब हैरान हो गए। तभी अंकिता जी आगे आई। ईश्वर तुम सबको ताकत और मेरी बच्ची को हिम्मत दे, उन्होंने कहा। तभी शिवानी, माया और काव्या रुद्र, आर्यन और आरव के पास आई। नायरा को वापस लेकर ही आना, शिवानी ने रुद्र से कहा, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके बिना वापस आए तो तुमसे शादी नहीं करूँगी, माया ने आर्यन से कहा। जानता था, आर्यन ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। मैं जानती हूँ कि आप नायरा को सही सलामत वापस लेकर आएंगे, पर इस जैन को छोड़ना मत। उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो ज़िंदगी भर किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर ना देख सके। काव्या ने आरव से कहा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। आरव ने उसके चेहरे को छूकर कहा। वो तीनों वेदांत के पास गए। वेदांत प्लीज़ अपना ख्याल रखना, शिवानी ने उससे कहा। नायरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, मुझे यकीन है कि वो ठीक होगी। बस कुछ गलत होने से पहले उसे वहाँ से निकाल लेना, माया ने कहा। वेदांत, नायरा ने मुझसे कहा था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इस बार जब उसका हाथ थामा तो उसे कभी मत छोड़ना, काव्या ने जैसे ही अपनी शांत आवाज़ में कहा। वेदांत की आंखें भर आई। हमारी बहू को जल्दी ले आना, मनीष जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हम तुम दोनों का इंतज़ार करेंगे बेटा, नीता जी ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। वो उन दोनों के गले लग गया और उसी के साथ सब लोग सबसे विदा लेकर वहाँ से निकल गए। अमन उनके लिए अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था। वो सब गाड़ी में बैठे और नायरा की तलाश में निकल गए। आई होप आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।